टॉपिक है भैया आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखो क्या होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे जैसे कंट्रीज यानी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो आपस में इंटीग्रेट करती है फॉर द पर्पज ऑफ कि उनका ट्रेड एक्सपेंड हो, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड हो, वो वर्ल्ड के शेयर में दोनों का मतलब पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड ट्रेड में, उनका शेयर इंक्रीज हो, प्रॉफिट्स अर्न करे आपस में कोऑपरेट करके, आपस में ड्यूटी फ्री कर ले, दूसरों से सेम ड्यूटी चार्ज करे, या वो अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। तो इसकी ना स्टेज होती है। तो सबसे पहले होता है आपका, वैसे पहले मीनिंग समझो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स कि आपके जो एक अरेंजमेंट है आपकी मेंबर्स कंट्री के बीच में कि वो एक दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे इकोनॉमी में, कि वो उस मेंबर कंट्री को प्रेफरेंस देंगे, आपस में ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे, आपस में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कैसे कैसे चलता है आपका भाई, देखो इसमें एक एग्रीमेंट होता है, इंक्रीज द ट्रेड इन इंट्रा रीजन, मतलब उस एरिया के अंदर, और आपका रिमूव द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, जो आपके टैरिफ जितनी भी लगती है, ड्यूटीज लगती है उसको रिमूव करते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये ना डिफरेंट लेवल में अपग्रेड होती है। देखो कैसे कैसे होती है। सबसे पहले ना आपका होता है पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया। अब प्रेफरेंस में क्या होता है कि भाई हम ना आपको गुड्स को प्रेफरेंस देंगे, कम ड्यूटी चार्ज करेंगे एज कम्पेयर टू अदर। सबसे पहले होता है पीटीए, प्रेफरेंस ट्रेड एरिया। ठीक है, पीटीए प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आते हैं देखो फ्री ट्रेड एरिया। अब इसमें क्या होता है फ्री ट्रेड एरिया में, जैसे दो कंट्री है ना आपस में, जैसे मैंने कहा कि इंडिया और ये आपने लिखा श्रीलंका, दो आपने कंट्री लिख दी। अभी दोनों आपस में तो मतलब आपस में जो ट्रेड करेगी तो कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेगी, कोई किसी तरीके का बैरियर नहीं है। लेकिन दूसरी जो कोई कंट्री है, मान लो ये आपकी यूएसए है, इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो इंडिया है वो ड्यूटी चार्ज करेगा और श्रीलंका वो ड्यूटी चार्ज करेगा। लेकिन होता क्या है, इंडिया मान लो यहाँ पर चार्ज करेगा 10% के हिसाब से, और ये अपने हो सकता है 20% चार्ज करे। तो क्या होता है, विद इन एरिया, विद इन फ्री ट्रेड एरिया आपकी कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होगी फ्री ट्रेड एरिया में, लेकिन दूसरी कंट्री के साथ डिफरेंट रेट से चार्ज करेगी। तो ये क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये देखो ये एग्जांपल है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया ने चाइना से 5% टैरिफ की और श्रीलंका ने 10%। तो ये क्या था आपका एक एग्जांपल है फ्री ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट आता है आपकी कस्टम यूनियन। कस्टम का मतलब होता है ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी होती है वो। अब ये फ्री ट्रेड एरिया तो होता ही है, लेकिन यूनिफॉर्म टैरिफ स्ट्रक्चर होता है। अब कैसे लिखा आपने, ये आपने लिख दिया श्रीलंका और ये आपने लिख दिया इंडिया, दोनों का फ्री ट्रेड एरिया है। अब इन्होंने कस्टम यूनियन बना लिया और इधर मान लो ये लिख दिया चाइना। अब यहाँ पर इंडिया हो चाहे श्रीलंका हो, दोनों एक रेट से चार्ज करेंगे। तो ये क्या हुआ, कस्टम यूनियन। एक और पार्ट ऐड हो गया कि विद इन द एरिया कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेगी, और इन मेंबर कंट्री के अलावा जिससे भी ट्रेडिंग होगी उनसे हम चार्ज करेंगे सेम रेट से। हाँ भाई समझ में आ गया। उसके बाद आया आपके पास, देखो इसी का ये एक्सटेंशन है भाई, फ्री ट्रेड एरिया के बाद आपके पास आ गया कॉमन मार्केट। अब कॉमन मार्केट इसी का एक्सटेंशन, यानी कस्टम यूनियन तो है ही है, अब यहाँ पर फ्री मूवमेंट होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, इंट्रा यूनियन। मतलब जैसे ये आपका हुआ इंडिया, ये आपकी श्रीलंका, और वो तो आपने देख ही लिया था कि ये तो रहेगा ही रहेगा। ये चाइना है, मान लो ये चाइना है, इसे यूनिफॉर्म रेट से चार्ज करेंगे 5% 10% जो भी आप लेना चाहो। अब श्रीलंका के लोग इंडिया में आके काम कर सकते हैं और इंडिया के लोग श्रीलंका में जाकर काम कर सकते हैं। मतलब फ्री मूवमेंट है लेबर की और फैक्टर की, मतलब इजीली आप मूवमेंट कर सकते हो। तो ये क्या होता है आपका कॉमन मार्केट की, मार्केट ही कॉमन हो गया कि कोई कहीं से भी काम कर सकता है। ठीक है, उसका भी एक एक्सटेंशन आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में ये तो रहेगा ही रहेगा कॉमन मार्केट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक और मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स, वो भी आपके सेम होते हैं। सेम मतलब एक जैसे ऑब्जेक्टिव। अब इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी, इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही आपके सार्क की दूसरी नेशंस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, वही दूसरी आपके मेंबर कंट्री उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कंट्रीज के सेम होते हैं इकोनॉमिक आपकी यूनियन में।
ठीक है, यहाँ पर मतलब और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी पॉलिटिकल, मतलब यहाँ पर आप पॉलिसीज में भी आपके एक जैसे ऑब्जेक्टिव रख दिए तो और ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इसी तरीके के आगे भी सेम करेंसी यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सेम है कि वर्ल्ड ट्रेड में आपका यूरोपियन यूनियन का वो बढ़ाना। ठीक है, बाद में आता है पॉलिटिकल यूनियन, ये सबसे ज़्यादा मतलब बिल्कुल इंटीग्रेट कर देता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कल्चरल भी सोशलिटी भी। फॉर एग्जांपल सार्क है आपका, सार्क में सारी साउथ ईस्टर्न की जितने भी कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ऐसा मान लो आपके, जैसे पाकिस्तान नहीं करता नो प्रॉब्लम, कल्चर एक जैसा है, यहाँ पे है नहीं कल्चर, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान सब मतलब वो थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बना दिया कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, सवर्निटी है, वो भी बिल्कुल सेम है। तो वो क्या हुआ आपका, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी सेम हो गए। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पॉलिटिकल यूनियन में होता है। देखो अब आपने ना फिल करना है, पांच हो गए। सबसे ऊपर बताओ इसमें क्या आएगा, इस वाले में क्या आएगा, सबसे ज्यादा इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो सबसे दूरी अभी यहाँ पर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, दूरी है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, कस्टम यूनियन, और फिर आपके पास आ गया कॉमन मार्केट, फिर आपके आ गया इकोनॉमिक यूनियन, और इसमें आपके आ गया पॉलिटिकल यूनियन। मतलब इसमें तो बिल्कुल ही इंटीग्रेट हो गए, समझ में आया। भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर जो कंट्रीज है वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर गई। सो ये इसका प्रोसेस होता है। आप बताओगे सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन इसमें है, इससे कम ऐसे, इस तरीके का प्रोसेस होता है। पीटीए का होता है कि आपने ड्यूटीज आप उनसे कम चार्ज करो, बोला हम और से 100 रुपये लेते हैं, आप 80 रुपये दे देना, लाइक दिस, ठीक है, ठीक, हाँ। और क्या कह रहे थे आप, कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट होता है कि इंडिया के लेबर श्रीलंका जाके काम कर लो, श्रीलंका वाले इंडिया में आ जाओ, ठीक है। इंडिया के नेपाल में आते नहीं है, नेपाल के इंडिया में आ जाते हैं, सिंपल चीज़ है। क्या हाँ, तो पीटीए ऊपर आ गया ना, इससे भी ऊपर आ गया पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंस में ड्यूटी नहीं, फ्री नहीं होता, ये स्टार्टअप इसका है पीटीए। पीटीए से अपन क्या किया कि ड्यूटीज है वो लगेगी लेकिन कम रेट पे लगेगी, हम आपको प्रेफरेंस देंगे, सिंपल सी बात है। फिर फ्री ट्रेड कर लेंगे, फिर आपका कॉमन आपके कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर पॉलिटिकल यूनियन, इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है। आया भी समझ में। अब देखना कुछ नई टर्म्स पढ़ोगे आप, बिल्कुल जो आपने पहली बार पढ़ी है, ठीक है। सिंगल पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है, देखो ये हो रहा फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, ऐसे ही था ना, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन। तो इस तरीके से आपका ये चलता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है भाई, आप ये देखो किसके बेनिफिट्स, किसके बेनिफिट, आपके बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के बेनिफिट क्या है, सबसे पहले है ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन का मतलब क्या है, देखो दो कंट्री है, एक कंट्री एक प्रोडक्ट को ज्यादा कॉस्ट पे बना रही है, अब इंटीग्रेशन हो गया, फ्री ट्रेड है आपका, भाई कोई टैक्स नहीं लगना, ड्यूटी नहीं लग रही, तो दूसरी कंट्री से बनवा लो। तो यानी इसमें क्या होता है, व्हेन लोकस, यानी लोकस का मतलब कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम हाई कॉस्ट पॉइंट टू लो कॉस्ट कंट्री। तो ये क्या हुआ आपका, आपके जो इनएफिशिएंट कंट्री है उनसे एफिशिएंट पर आप शिफ्ट करके, तो ये क्या हो गया आपका ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड क्रिएट कर गया, हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट पे चल गए, तो ये बेनिफिट हो गया पहली चीज, ठीक है। ये था आपका ट्रेड क्रिएशन। यानी इसमें क्या होता है कि जहाँ हाई कॉस्ट है उसमें मत बनाओ, वहां से शिफ्ट करके कहाँ कर दो, लो कॉस्ट कंट्री को शिफ्ट कर दो, ठीक है। फिर आता है जैसे इसमें ट्रेड कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन इन फेवर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद इन द यूनियन, ठीक है, ये होता है ऐसे। फिर एक आता आपका डायनेमिक इफेक्ट, देखो क्या क्या और क्या क्या डायनेमिक इफेक्ट होता है। देखो आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो, साइज बढ़ेगा प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन क्योंकि उसमें डिमांड क्रिएट हो रही है, उसमें भी क्रिएट होगी आपकी,
साइज बढ़ेगा तो आपको इकोनॉमीज ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, यानी मतलब आपके पास गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीज साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट साइज बढ़ेगा, ठीक है। और किससे मिलेगा? इकोनॉमीज से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और आपकी ग्रोइंग कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, इनसे आपको गेन मिलेगा। यानी किस किस से? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीज गेन फ्रॉम इंक्रीज साइज ऑफ मार्केट, गेन फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गेन फ्रॉम आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और फ्रॉम ग्रोइंग कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, टेक्निकल चेंज। तो ये भी आपको डायनेमिक इफेक्ट्स आपका होगा आपकी इकोनॉमी पर। एक तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब समझो, यही क्वेश्चन आते हैं। ट्रेड क्रिएशन का मतलब होता है जब लोकस ऑफ कंट्रोल आपका हाई से लो पर शिफ्ट हो जाए, तो वो होगा ट्रेड क्रिएशन, और ये आपको और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस आपका डेवलप होता है, एफडीआई इंक्रीज होगा विद इन द यूनियन और आउटसाइड यूनियन, दुनिया आपकी इन्वेस्ट करेगी। अब कौन कौन सी कॉस्ट रिलेटेड है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से? एक तो है ट्रेड डाइवर्जन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रेड क्रिएशन पढ़ा ना, उसी का अपोजिट है। अब कॉस्ट कौन सी एसोसिएटेड है? कई बार आप ट्रेड क्रिएशन क्या था, हाई से लो पे गया था, और ये था आपका लोकस ऑफ मूव फ्रॉम लो कॉस्ट पॉइंट टू हाई कॉस्ट। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेड डाइवर्जन, कि आप डाइवर्ट कर गए, ये आपका लॉस है किसका? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमने बेनिफिट तो पढ़ लिए, अब ये क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। एफिशिएंट कंट्री तो इनएफिशिएंट शिफ्ट हो जाता है, तो ये हुआ आपका ट्रेड डाइवर्जन। एक आया आपका ट्रेड डिफ्लेक्शन। देखो ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ट्रेड डिफ्लेक्शन क्या होता है? ये देखो अभी आपने पढ़ा था कि श्रीलंका है, ठीक है, और ये आप क्या मान लो इंडिया है, और ये चाइना है, ठीक है, आप इसी को ले लो, हमारे पास इसमें भी यही है। श्रीलंका इसे चार्ज करता है 5%, इंडिया चार्ज करता है 15%, और इन दोनों का है फ्री ट्रेड एरिया। ये बात है ना, फ्री ट्रेड एरिया है। ट्रेड डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो ये अदर नेशन है आपका, वो फ्री ट्रेड एरिया में एंटर कर जाएगा जो लो टैरिफ कंट्री है ना उसके थ्रू, और यहाँ पर श्रीलंका से इंडिया में ये फ्री में आ जाएगा प्रोडक्ट। तो क्या हो गया आपका? ड्यूटी नहीं लगी ना, जो ड्यूटी इसने 15% देनी थी वो 5% में इंडिया में पहुंचा दिया। तो ये क्या हुआ आपका? ट्रेड डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया ये क्या होता है भाई? हाँ जी, हाँ, चाइना श्रीलंका को भेज देगा, श्रीलंका इंडिया को फ्री में भेज देगा, यहाँ कोई ड्यूटी है ही नहीं, ठीक है। देखो व्हेन आउटसाइड गुड्स एंटर ए फ्री ट्रेड एरिया थ्रू ए मेंबर कंट्री हैविंग लोवेस्ट टैरिफ, जहाँ से कम है वहाँ से एंटर कर जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका? ट्रेड डिफ्लेक्शन, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड डिफ्लेक्शन, तीनों समझ में आ गए आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स, जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ये देखो, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम इंटीग्रेशन अवे फ्रॉम वीकर पार्टनर इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री, चले गए ना। वीकर कौन सा? श्रीलंका वीक है बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी? चाइना, चाइना से आ गया वो फायदा ले गया सारा। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। इवन आपका इसमें भी विद इन जो फ्री ट्रेड एरिया है, जैसे RCEP बनना था, रीजनल कंप्रेहेंसिव, तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है उसका ट्रेड बढ़ता है। मान लो इंडिया है, इंडिया को कहा गया कि RCEP रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर बन जाओ, इंडिया ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि चाइना इंडिया को फ्री में गुड्स भेजता, टैरिफ नहीं लगा पाता इंडिया। तो इसलिए फिर क्या हुआ, फिर इंडिया में जो चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती है, इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉयड हो जाता, उसको चाइना को बहुत बेनिफिट हो जाती है, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया उसको। तो ये भी होता आपका, ठीक है। और कम्पिटिटिव प्रेफरेंस, देखो जो कम्पिटिटिव नेशंस होते हैं वो प्रेफर करते हैं कस्टम यूनियन को, ठीक है, कस्टम यूनियन को। कम्पिटिटिव जो होते हैं कि कस्टम हम सेम चार्ज कर लेंगे, ठीक है। एक होता है पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन होता है क्या है? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अब मेंबर तो बन गए, व्हेन ए पार्टिकुलर मेंबर कंट्री डज नॉट आर्गुमेंट एक्सपोर्ट बट सिंपली शिफ्ट इट्स इंपोर्ट फ्रॉम ए लो कॉस्ट सोर्स टू हाई कॉस्ट सोर्स, दिस लीड्स टू डिटोरेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो क्या हुआ, ये है इंडिया और ये श्रीलंका। क्या हुआ, इंडिया इसको एक्सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इंपोर्ट करना बंद कर दिया श्रीलंका से, मतलब एग्रीमेंट तोड़ दिया, है ना। टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो तोड़ दिया, फ्री ट्रेड एरिया था, हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया श्रीलंका से। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या, पोलराइजेशन, ठीक है। मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटोराइजेशन, मतलब इसको तोड़ दिया आपने, ब्रेक कर दिया,
ठीक है, हम आपको एक्सपोर्ट करते रहे हैं लेकिन इंपोर्ट करना बंद कर दिया। देखो क्या लिखा है, इफ व्हेन ए पर्टिकुलर मेंबर कंट्री डज नॉट आर्गुमेंटेड एक्सपोर्ट बट सिंपली शिफ्ट इट्स इंपोर्ट शिफ्ट कर दे, श्रीलंका से करके किसी और पर चली जाए, तो ये क्या होता है आपका पोलराइजेशन। ठीक है ना, पोल ही मतलब पोल एक ज्योग्राफी का वर्ड है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस तरीके से पोलराइजेशन कर दिया आपने, ये ज्योग्राफिकल से थोड़ा सा रिलेटेड है। हाँ भाई आया समझ में ये पोलराइजेशन? हाँ जी ठीक है। अब देखो कुछ आपकी ये तो मीनिंग था, अब कैसे कैसे आपकी यूरोपियन यूनियन मतलब कुछ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे कैसे हुए। तो सबसे पहले आता है यूरोपियन यूनियन। कौन सी आई? यूरोपियन यूनियन कब आई आपकी? 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम में। 5 नेशन थे, याद रखना कि यूरोपियन यूनियन ऐसे नहीं आया था, ईयू नहीं आया था डायरेक्ट, पहले आया था ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ईईसी कब आई? 1957। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, कब आई? 1957 में। 6 कंट्री थी आपके इसमें, और फिर क्या हुआ, इसने अबोलिशन स्टार्ट कर दिया, मतलब ड्यूटीज का 1958 में, और कंप्लीट कर लिया 1968 में। स्टार्ट कर दिया 1959 में, 68 में कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त कौन मेंबर थे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग, ये थे आपके। तो 6 मेंबर थे आपके, तो कोई बात नहीं, याद ना हो हमें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इतनी इसकी। ठीक है, 1993 में देखो क्या हुआ, उसके बाद 1993 में मास्ट्रिक्ट की ट्रीटी हुई, जिसमें ईयू का नाम करके ईसी रख दिया गया, ईईसी टू ईसी या यूरोपियन यूनियन, 1 नवंबर 93। तो ये इंपॉर्टेंट आपका। कब बना? ईईयू से, ईईसी से ईयू बना 1993 में। कौन सी ट्रीटी में? मास्ट्रिक्ट की में। ठीक है, उसके बाद 3 ट्रीटी हुई, एक तो कौन कौन सी? ट्रीटी ऑफ रोम जिसमें ईईसी बना, मास्ट्रिक्ट में क्या बन गया? ईयू बन गया, यही जो ईईसी था। और अभी लिस्बन की आएगी जिसमें इसका चार्टर चेंज हो गया। ठीक है, और आएगा ईईसी कब बना? 1957। दूसरा ईईसी से ईयू कब बना? 1993 या 1992 ऐसे मिलेगा आपको। फिर आपसे पूछे कौन सी ट्रीटी थी, तो आप लिख दोगे मास्ट्रिक्ट की ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ रोम में तो बन गया था ये ईसी, और ईयू बना था ये। एक लिस्बन का और आएगा अभी थोड़ी देर में। और इसने यूरो, इसकी एक करेंसी है जो आपने पढ़ा था कल आईएमएफ में, यूरो। यूरोपियन यूनियन में इस वक्त 27 कंट्री है, एक और शायद ऐड हो गई है अभी, शायद देखते हैं उसका क्या नाम है। पहले 28 थी, फिर इसमें ब्रिटेन एग्जिट हो गया, तो ब्रेग्जिट बोलते हैं उसको। 27 हो गया, अब देखते कोई ऐड हुआ नहीं। तो अब इसने यूरो इशू किया 2002 में, यूरो जो करेंसी इसकी, जो कि 12 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, और अब आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव है ईयू का क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, हेल्प पीपल टू अर्न मनी। ये जो यूरोपियन यूनियन कौन सी है, ये आप कह देना कि ये इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है। अगर एग्जाम में आए ना किस तरीके का, तो आप लिखोगे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसका काम है प्रमोट इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस, हेल्प पीपल टू अर्न एनफ मनी। यूरोपियन सिटीजनशिप, ये चाहते थे कि यूरोप में, मतलब यूरोप को जाने। यूरोप में ना छोटी छोटी कंट्रीज है, कोई ऐसा बड़ा नेशन नहीं है वहाँ पे, ऐसे मतलब बड़े बड़े जिसको आप जान सको। तो वहाँ पर क्या था कि यूरोपियन सिटीजन को वर्ल्ड के सामने लेके आना, तो ये भी इनका काम था। यूरोपियन एज एरिया ऑफ फ्रीडम, सिक्योर और जस्टिस, ये भी काम करना था। और ईयू लॉ, ये अपने चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन के खुद के लॉ बने। और ईयू इन द इंटरनेशनल सीन, मतलब इंटरनेशनल सीन में ईयू को जाने, तो ये आप इसका ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, अब आप उसके बाद बना लिस्बन की। लिस्बन आई 2007 में, 9 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये 2 ट्रीटी थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया। इसका जो मेन जो कंटेंट था वो था कि जो इसका चार्टर है ना, जो फंडामेंटल चार्टर है फंडामेंटल राइट का, उसको आपको चेंज करना, मतलब इसने बना दिया और लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनाकर उसको चेंज कर दिया, फंडामेंटल चार्टर बना दिया। लिस्बन का भाई 2007 में बनी, 9 में अप्लाई हो गई। 2 ट्रीटी उसको रिप्लेस कर दिया गया। मेन था फंडामेंटल राइट्स थे, उसको रिप्लेस करना। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में है आपका, बेल्जियम में। इसकी जो मेंबर कंट्री 27, यूके 1971 में बना था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एग्जिट कर गया। लास्ट मेंबर कंट्री लिथुआनिया थी 2015 में। इसको देखते हैं, अपडेट करेंगे, अगर कुछ हुआ तो बता दूंगा मैं। ठीक है, विड्रॉ आपकी यूके आउट हो गया था 52% वोट के साथ। ये पॉलिटिकल यूनियन है, इंटर गवर्नमेंट सुपर नेशनल इकोनॉमिक, ये सारे इसी के टाइप है। और याद रहे कि ईयू को ना नोबेल प्राइज मिला था, कौन सा? नोबेल पीस प्राइज 2012 में। ठीक है, और
24 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि इसमें 27 नेशन और बहुत सारे के साथ इसका ट्रेड है। एक ना स्नैक इन द टनल बोलते हैं इसमें, ये आप याद रख पाओ तो ठीक या नहीं। स्नैक इन द टनल, टनल का मतलब होता है गुफा, स्नैक का मतलब सांप। देखो क्या हुआ कि ईयू ने ना ट्राई किया कि 1972 में 71 में कि वो एक यूरो नाम से मतलब एक करेंसी डेवलप करे यूरोपियन यूनियन की, तो वो नहीं बन पाई। तो उन्होंने कहा कि काम कर रहे थे लेकिन स्नैक आ गया बीच में, इट्स लाइक दिस। तो फिर क्या हुआ, स्नैक इन द टनल बोला गया इसको। क्या हुआ, रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स मॉनेटरी इंटीग्रेशन अमंग 6 वेस्ट यूरोपियन नेशन इन 1972। पर्पस वाज टू नैरो द फ्लक्चुएशन इन द दोज करेंसी। कोशिश की, बनी नहीं, कब जाके बनी, 2001-2 में। तो ये आपका रहा, ये था आपका यूरोपियन यूनियन का स्नैक इन द टनल बोला गया। इसके बेनिफिट्स क्या है, देखो आपके यूरो के बेनिफिट्स है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज की एक्सचेंज में आपकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, प्राइस ट्रांसपेरेंस होते हैं, कोई एक्सचेंज रेट एक्सपोजर नहीं होता है इंट्रा यूरोपियन यूनियन में, और मार्केट इम्परफेक्शन भी मिनिमम होती है, और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होती कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बाई एमएनसी। तो ये आप देखो इसका ना इतना डिटेल में आप ना पढ़ो तो भी ठीक चल जाएगा अभी के लिए। यूरोपियन यूनियन बना कब, ईसी कब बना, ईयू कब बना, कौन कौन सी ट्रीटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, यूरो कब आया, बस ये चीज़ें आपको पता हो, कैसा टाइप है, बस बहुत ही इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आसियान आ गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान 10 मेंबर कंट्री है, ये याद रखनी होगी, एक तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। कब बना आपका, ईयर है आपका 8 अगस्त 1967, इकोनॉमिक यूनियन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टोटल 10 मेंबर है इसमें, 5 फाउंडर मेंबर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और कंबोडिया, सॉरी थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, 5 तो मेंबर नेशन, वो फाउंडर जब 5 बने, फिर 5 ने बाद में वो ली मेंबरशिप। 1984 में ब्रुनई, वियतनाम 1995, 97 में लाओस, म्यांमार और 99 में कंबोडिया। तो ये 10 के 10 याद करने हैं आपने, बिल्कुल हो जाते हैं याद आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, पहले तो ऐसे ग्रुप में याद करो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर आ गया ब्रुनई, कब आ गया वो ब्रुनई, ये याद मत करो, ब्रुनई, फिर वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो 10 के 10 याद हो आपके पास। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप कहोगे आसियान, ठीक है। तो यह देखो इसका ऑब्जेक्टिव लिख लो पहले तो आप, क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, जो एशियन की जो कंट्री है, साउथ ईस्ट जो आपकी नेशन है। 10 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, और ये रहा आपका मेन क्वेश्चन कि तमिल इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, और मोटो ऑफ एशियन है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। एक ही विजन होगा 10 नेशन का, 1 ही आपकी कम्युनिटी होगी, 1 ही आइडेंटिटी होगी, ठीक है। और 3 पिलर्स के रूप में काम करते हैं ये आपका, इसके 3 पिलर कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर्स, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशो कल्चर कम्युनिटी, ये 3 पिलर्स है आपके इसके, ठीक है। इसका इंडिया ना मेंबर कौन सा मेंबर है, फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर का मतलब होता है कि इनकी मीटिंग होगी तो इंडिया जाएगा, सुनेगा। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है उस तरीके के कि आप सोचो कि वैसे मेंबर नेशन, नहीं, फुल टाइम मेंबर्स मीन्स बात करेगा उनसे जाके, डायलॉग पार्टनर होगा इस तरीके से। एशियन का डायलॉग पार्टनर है कौन, यूएसए 1997 से। देखो एशियन +3 मतलब ट्रेड, एशियन +3 में 3 कंट्री आ गई, चाइना, साउथ कोरिया और जापान 1997 में। देखो 10 कंट्री है ना, पहले तो वो याद होनी चाहिए, मेन तो आपका क्वेश्चन है वो कि 10 मेंबर कंट्री कौन सी, एक बार आप रिवाइज करेंगे आपको हो जाएगा याद। फिर आप लिखोगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। इंडिया 1996 में फुल टाइम मेंबर, मेंबर नहीं फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर्स में कि बात जाके करेगा। यूएसए इसका डायलॉग पार्टनर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1997 से ना। ये आसियान +3 है कि इनका जब ट्रेड को बढ़ाया गया तो 3 कंट्री और आ गई, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये मेंबर नहीं है, ट्रेड बढ़ाया गया। इसी तरीके से आसियान +6, 3 तो ये हो गई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। तो आसियान +6 में इंडिया भी आता है, तो ये वो आपका आसियान +6, ठीक है। तो ये था आपका आसियान। सार्क आपके जो है ना आसपास की इंडिया के जितने भी ये सारी कंट्री है। एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन कब बना, 8 दिसंबर 1985 में, ये याद रखना है। रिकमेंडेड बाय जिया उर रहमान
प्रेसिडेंट था बांग्लादेश का 1980 में, इसको वो क्या रिकमेंड किया। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और ये भी आपका पॉलिटिकल यानी इंटर गवर्नमेंट और इकोनॉमिकल टाइप है इसका। और 8 मेंबर कंट्री इंडिया के साथ साथ वाले, ये इस बार भी एचपीसी में भी क्वेश्चन आया था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया के साथ में, इंडिया के ऊपर कोने में दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान इस साइड हो गए, ऊपर नेपाल भूटान हो गए, ठीक है। नीचे आ गया इस साइड बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, नीचे आपका क्या आ गया श्रीलंका और श्रीलंका आ गया, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान, बिल्कुल आसान याद हो जाते हैं। इंडिया के साथ साथ वाले हैं सारे, इंडिया बीच में, नीचे श्रीलंका, साइड में बांग्लादेश और मालदीव, ऊपर नेपाल भूटान, इस साइड में पाकिस्तान अफगानिस्तान, खत्म। 8 कंट्री है, ठीक है। ये तो है इसकी मेंबर कंट्री, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वर कंट्री जो इंडिया के इस मीटिंग्स में आती है वो है 9 कंट्री, ये भी याद करनी है भाई। यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, वो कंट्री याद नहीं रखनी, यूरोपियन यूनियन बस, म्यांमार, जापान, ईरान, ये आता है ईरान, इराक नहीं है, ईरान है, ये याद रखना है, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ये भी याद रखनी होगी, ठीक है। कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, म्यांमार, जापान, ये है ऑब्जर्वर कंट्री जो इंडिया में मीटिंग में आते हैं, बात देखते हैं इंडिया क्या काम कर रहा है, ठीक है। बात क्या मतलब इंडिया में नहीं, इसमें सार्क के सम्मेलन में आते हैं, ठीक है। तो ये वो आपका कौन कौन से, आपका यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, म्यांमार, जापान, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस। हो जाएंगे 2-3 बार में, आप ये समझना नहीं होंगे, बिल्कुल आपको याद होंगे, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल, देखो जो आपके ऊपर जो पड़े हैं ना ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव ये आपके है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के है, इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेट करना, बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्टिव है। आपके वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ सार्क नेशन एंड इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल्चरल आ गया, कल्चर आ गया तो आपका क्या है पॉलिटिकल हो गया। प्रमोट कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द सेल्फ सार्क मेंबर है, उसका लिए आपका क्या सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना और इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसी में आया आपका साप्टा, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, भैया हम आपको प्रेफरेंस देंगे, ड्यूटी कम देंगे, वो आया था 1995 में। और फिर आ गया कंसेशन देना था, फिर आ गया साप्टा, फ्री ट्रेड बना दिया पूरा, वो आया 2005 में कि हम आपस में ट्रेड वो नहीं करेंगे, ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ आपका साप्टा, ठीक है, साप्टा हो गया ना। अब एक आया आपका नाप्टा, इतना बहुत है, इतना ही कर लो,